Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor और आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन में एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, आज हम उनको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। सबसे पहले करते हैं एडिशन पॉलीमर्स के बारे में, जो कि हो सकता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, और इसकी प्रिपरेशन हम करते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा, फ्री रेडिकल आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो ये कहता है वैरायटी ऑफ एल्कीन्स और डाइईन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर पॉलीमराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर और कैटलिस्ट, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड। कैसा दिखता है बेंजोइल पेरोक्साइड? आपके पास दो बेंजोइल ग्रुप सिंगल बॉन्ड के साथ इस तरीके से जुड़े होते हैं, राइट? दो बेंजीन है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, और ये पेरोक्साइड लिंकेज है, जिसके ब्रेक होने पे आपको यहाँ पर फ्री रेडिकल मिलता है। फिर आप इसको यहाँ से ब्रेक करके ये फ्री रेडिकल जनरेट करते हो, जिसमें ये C6H5 फ्री रेडिकल आप इसको लिख सकते हो, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है आपस में अपने दोनों साइड के फ्री रेडिकल्स को कंबाइन करके, राइट? और ये CO2 बन जाएंगे दो मॉलिक्यूल्स, और दो आपके पास बन जाएंगे C6H5 फ्री रेडिकल, जिसको आप बोलते हो फिनाइल फ्री रेडिकल। इसी तरह से और एसिटाइल पेरोक्साइड भी फ्री रेडिकल जनरेट कर सकता है, या टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड एटसेट्रा। यू कैन यूज एनी ऑफ द पेरोक्साइड टू इनिशिएट द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सबसे पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आता है चेन इनिशिएटिंग स्टेप्स, कि किस तरह से आप चेन की बनाने की शुरुआत करते हो, और दूसरा है चेन प्रोपगेटिंग स्टेप, और थर्ड एंड में चेन टर्मिनेटिंग। मतलब इनिशिएशन का मतलब है यू स्टार्टिंग द रिएक्शन, प्रोपगेटिंग का मतलब आप उसकी लॉन्ग चेन इसमें बना दोगे, प्रोपगेशन कीप ऑन एडिंग थिंग्स, एंड टर्मिनेशन मीन्स यू स्टॉपिंग द एडिशन, और वहां पर वो चेन खत्म हो जाती है। देन इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सबसे पहले हम इनिशिएट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले यहाँ से ब्रेक होगा और फिर इन दोनों साइड से ब्रेक होगा, तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस बिकम्स C6H5 फ्री रेडिकल, राइट? दिस इज फिनाइल फ्री रेडिकल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। अब ये फिनाइल फ्री रेडिकल जाता है इथीन के पास। इथीन इज C डबल बॉन्ड C। रिमेंबर एडिशन, कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमर जो हैं, एडिशन वाला बनता है वहाँ जहाँ अनसैचुरेशन होगी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और कंडेंसेशन वाला वहाँ बनता है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा एंड दो फ्री रेडिकल बन जाएंगे। एक इस कार्बन पे चला जाएगा, एक इस कार्बन पे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब ये यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो दो फ्री रेडिकल हैं, ये एक तो इसमें C6H5 फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाएगा, मतलब एक रिंग के साथ कंबाइन कर गया, एंड दिस फ्री रेडिकल इज फ्री टू कंबाइन विद अदर इथीन मॉलिक्यूल्स। तो ये अभी तो यहाँ पर बना, so this is a big radical. Now this will keep on adding to other alkene molecules, and आपकी जो चेन है वो बढ़ती जाएगी, प्रोपगेट होती जाएगी। आप जितने मर्जी इथीन के मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड कर सकते हो। अब प्रोपगेशन के बाद जब इसी तरह की कोई और फ्री रेडिकल वाली चेन इसके कांटेक्ट में आएगी, या कोई भी और फ्री रेडिकल इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये बॉन्ड वहीं पर खत्म हो जाएगा। जब तक इथीन मॉलिक्यूल आता रहेगा तब तक ये फ्री रेडिकल उसमें ऐड होके एक नया फ्री रेडिकल जनरेट करता रहेगा। मतलब एक इसके पास फ्री रेडिकल है, एक इसका ये बना के आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन दूसरे वाले कार्बन का फ्री रह जाएगा, जिसकी वजह से एडिशन होती रहेगी। कब तक होती रहेगी? जब तक कोई उसी तरह का फ्री रेडिकल उसको और ना मिल जाए, और जब मिलेगा तो वो आपस में कंबाइन करके उस चेन की
टर्मिनेशन कर देगा। राइट, दिस इज चेन टर्मिनेशन। देन एडिशन पॉलीमर्स में है हमारे पास एग्जाम्पल्स पॉलीइथीन, जिसमें हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन और पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। इसमें लो डेंसिटी में इथीन मॉलिक्यूल जो है वो ब्रांच्ड फॉर्म में कंबाइन होता है, और हाई डेंसिटी में जो इथीन है उसकी लंबी लंबी चेन्स आपको मिलती हैं। पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, जिसको टेफ्लॉन भी बोलते हैं, ये नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाने के काम आता है। और पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, दिस इज कॉल्ड पैन, दिस इज कॉल्ड PTFE और टेफ्लॉन। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल या इसको ऑरलॉन भी आप बोलते हो, ये आर्टिफिशियल वूल के फॉर्म में बिहेव करता है, आर्टिफिशियल वूल भी इसको कहते हैं। सो पॉलीथीन में जैसे मैंने आपको बताया लो डेंसिटी पॉलीथीन है। अब लो डेंसिटी में ब्रांच्ड इथीन मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए उसके लिए हमें चाहिए हाई प्रेशर अराउंड 1000 to 2000 atmospheres and a temperature of 350 Kelvin to 570 Kelvin in the presence of traces of dioxygen or a peroxide initiator which acts as a catalyst. Now free radical addition and hydrogen atom abstraction इसमें होती है और आपको मिलता है लो डेंसिटी पॉलीथीन जो फ्लेक्सिबल है, प्रेस हो सकता है, ज़्यादा टफ नहीं होता, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये इसकी ब्रांचिंग फॉर्म में इसको दिखाया है किस तरह से लंबी चेन्स हैं, लेकिन ब्रांच्ड फॉर्म में है तो उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए बहुत टफ कंडीशंस हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में ये एडिशन पॉलीमर जब बनता है तो आपको चाहिए एक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट और साथ में कैटलिस्ट जैसे कि ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, जिसको आप बोलते हो Ziegler-Natta catalyst, and you need a temperature of 333 Kelvin to 343 Kelvin and a pressure of 6 to 7 atmosphere. High density polythene HDP, such polymers are called linear polymer। जैसे मैंने बताया लॉन्ग चेन्स बनेंगी, कॉम्पैक्ट होती हैं। जो ब्रांच वाला पॉलीमर है उसको आपको प्रेशर लगा के कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, लेकिन ये लीनियर चेन्स हैं तो इनकी डेंसिटी अच्छी होती है, इसीलिए हाई डेंसिटी पॉलीमर्स। और ये केमिकली इनर्ट होते हैं और ज़्यादा टफ और हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू लो डेंसिटी पॉलीमर, एंड दे यूज्ड इन मेकिंग बकेट्स, डस्टबिन, बॉटल्स, पाइप्स एटसेट्रा। सो ये पॉलीमर बनाया है, देखो किस तरह से ये लीनियर चेन आपकी पॉलीमराइजेशन में बन जाती है। सो दिस इज पॉलीथीन। सिंपली आप इसको इथीन का यहाँ पर N लगा के ऐसे शो कर सकते हो, जितना मर्जी लंबी चेन है। जैसे पिछली चेन में आपने पूरा इसको लॉन्ग चेन इस तरह से पूरा लंबा लिखा था जितने भी आपने ऐड किए थे, आप इसको सिंपल एक यूनिट इथीन की उसके बॉन्ड तोड़ के यहाँ N लिख सकते हो। N मीन्स एनी नंबर ऑफ यूनिट्स कैन जॉइन टू फॉर्म पॉलीथीन। So N is a very large integer, which could be anything, and this is the use. It is used to make many plastic materials. Next, Teflon, जिसकी preparation है टेट्राफ्लोरोइथीन से। 4 फ्लोरीन वाला, इथ मीन्स 2 कार्बन वाला, इन मीन्स डबल बॉन्ड, 4 फ्लोरीन एटम्स, डबल बॉन्ड इन इथ, 2 कार्बन्स। तो इसके लिए क्या चाहिए? वाटर इमल्शन पॉलीमराइजेशन है ये। पेरोक्साइड की प्रेजेंस चाहिए क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इसने आपस में ज्वाइन करना है, एंड दिस इज गिविंग यू टेट्राफ्लोरोइथीन। जैसे कि मैंने बताया टेफ्लॉन के नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाने के काम आता है। ऑरलॉन में आपके पास है एक्राइलोनाइट्राइल, जिसके पॉलीमराइजेशन से आपको मिलेगा ऑरलॉन एक्रिलेन का पॉलीमर, जो आर्टिफिशियल वूल के फॉर्म में यूज होता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है जो सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है। इसके अंडर हम पढ़ेंगे पॉलीअमाइड्स, जिसमें अमाइड लिंकेज आपको देखने को मिलेगी, विच इज CONH2
ये अमाइड लिंकेज आपको मिलेगी। पॉलीएस्टर, एस्टर क्या होता है, इसमें आपको ये RCOOR लिंकेज, ये ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। और फिर है बेकेलाइट एंड मेलामाइन, जो कि फिनोल्फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स है। ये दोनों रेजिन्स हैं। और ये पॉलीअमाइड्स में हम नायलॉन 6 और नायलॉन 6 पढ़ेंगे, जो टेक्सटाइल्स में, रोप्स वगैरह में यूज़ होता है। पॉलीएस्टर्स में टेरिलीन और डाक्रोन पढ़ेंगे। डाक्रोन पेंट्स में यूज़ होता है, टेरिलीन भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। बेकेलाइट के स्विचेस होते हैं, मेलामाइन की क्रॉकरी होती है। तो ये सब क्या है, ये सब पॉलीमर्स होते हैं। सबसे पहले पॉलीअमाइड्स, जैसे मैंने बताया, इसमें नायलॉन 6 और नायलॉन 6 यूज़ होगा। नायलॉन 6 जैसे कि रैकेट के जो स्ट्रिंग्स हैं वो बनाने के काम आता है। नायलॉन 6 में रोप्स वगैरह बनाने के काम आता है। So this type of synthetic fiber is obtained from coal, water and air. Nylon is very lustrous, easy to wash and elastic. Water absorb नहीं करता, ये हमने पहले भी पढ़ा था। Dries quickly and retains its shape. And nylon finds its application in seat belts of car, sleeping bags, socks, ropes, etc. Nylon is also used in ropes for rock climbing, making parachutes and fishing nets. इन सब के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइबर जो आपको चाहिए वो बनती है नायलॉन से। नायलॉन 6 की बात करें तो कैप्रोलैक्टम जो है वो इसका मोनोमर है। आपको एग्जाम में मोनोमर, ये बहुत कॉमनली आपको पूछा जाता है, मोनोमर पूछा जाएगा या फिर पॉलीमर का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। तो इसका जो यूज़ है नायलॉन 6 का, जैसे ब्रश की ब्रिसल्स वगैरह बनाने के ये काम आता है। नेक्स्ट इज नायलॉन 6 नायलॉन 6 में इस 6 का सिग्निफिकेंस पूछा जाता है। तो ये 6 का सिग्निफिकेंस है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसके 2 मोनोमर्स होते हैं, जिसमें पहला है एडिपिक एसिड और दूसरा है हेक्सामिथाइलिन डायमीन, और दोनों में 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एडिपिक वर्ड कॉमनली यूज होता है 6 कार्बन एटम्स के लिए, और हेक्सा वर्ड IUPAC में 6 कार्बन एटम्स के लिए यूज होता है। तो एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन। जब भी आप कंडेंसेशन पॉलीमर बनाते हो, मैंने कहा था कोई ना कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो और ये जो भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शो करते हैं, उन सब के पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर इसके दोनों एंड्स पे फंक्शनल ग्रुप है। तो इस एंड पे जो ये COOH है, इसमें से हमेशा OH निकलता रहेगा, एंड देन दिस COOH हियर। सो इसमें से भी OH निकलेगा, और जो हेक्सामिथाइलिन डायमीन है उसमें से नाइट्रोजन का हाइड्रोजन निकलता रहता है। अब जब ये इस तरह से निकलेगा तो आपस में जब ये वाटर निकल जाएगा तो आपस में जो बॉन्ड इनका बचेगा वो कौन सा बॉन्ड बचेगा, वो बचेगा CONH बॉन्ड, राइट। और हमेशा इधर से भी OH जो है वो रिमूव होता रहेगा। तो यहाँ पर भी CO के साथ NH जुड़ेगा, यहाँ NH है तो यहाँ पर CO जुड़ेगा। तो ये अमाइड लिंकेज बनते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है पॉलीअमाइड, राइट। तो बस आपने यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव करके इनको आपस में जोड़ देना है। अगर आपको मोनोमर आता है, आपने बस यहाँ से H और OH रिमूव करके चेन बना देनी है और ये बन जाएगा नायलॉन 6 इसी तरह से आप नायलॉन 610 भी बना सकते हो। उसमें आपको 10 कार्बन एटम्स लेने पड़ेंगे, जिसको से बेसिक एसिड बोलते हैं। तो एसिड के टोटल 10 कार्बन एटम्स आपको यूज करने पड़ेंगे फॉर प्रिपेयरिंग नायलॉन 610। इसका यूज जो है काफ़ी, नायलॉन 6 का यूज जो है टेक्सटाइल्स वगैरह में भी होता है। देन इज पॉलीएस्टर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था पॉलीएस्टर, एस्टर मतलब एस्टर ग्रुप RCOOR ग्रुप आपको मिलेगा। तो इसमें हम करेंगे टेरिलीन और ग्लिप्टल। तो सबसे पहले दिस टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, वाटर, एयर एंड पेट्रोलियम, एंड पॉलीएस्टर इज मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ
chemicals known as esters. Polyester is easy to wash and it remains wrinkle free, and it is quite stable in making dress material. Polyester retains its shape and remains crisp. Polyester is used in making ropes, nets, रेनकोट्स. इसमें पूछा भी जाता है कि कौन सा वो पॉलीमर है जो रेनकोट्स बनाने के काम आता है. जैकेट्स एटसेट्रा. एंड ग्लिप्टल में है आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड. इनमें सिर्फ एक ही फर्क है, यही एसिड है मगर इसमें थैलिक एसिड है ग्लिप्टल में, और टेरिलीन में टेरीथैलिक एसिड होता है जिसमें ये COOH ग्रुप इधर प्रेजेंट होते हैं. तो सिर्फ इनकी अरेंजमेंट पोजीशन में फर्क है, यही सेम ग्रुप्स दोनों पॉलीमर्स में यूज होते हैं. अब जब भी इसको आप बनाओगे, कंबाइन करोगे, एल्कोहल में से हमेशा H निकलेगा और एसिड में से हमेशा OH निकलेगा. सो यू विल बी रिमूविंग दिस एंड अटैचिंग दिस. तो COOR ग्रुप आपको मिल जाता है, तो ये एस्टर आपके पास फॉर्म हो जाएगा विद COOR ग्रुप. सो दिस इज ग्लिप्टल. ग्लिप्टल यूज होता है पेंट्स में, और टेरिलीन मैंने आपको बताया था नॉन जो रेजिस्टेंट रिंकल फ्री टेक्सटाइल्स बनाने के काम आता है. सो दिस इज टेरिलीन. मैंने कहा था ऑपोजिट यहाँ पर पैरा पोजिशन पे दोनों COOH होंगे. एल्कोहल में से हमेशा H रिमूव होगा और एसिड में से रिमूव होगा OH. इन दोनों को रिमूव करके आपस में आप इनको कंबाइन करोगे और ये बना देगा टेरिलीन या फिर डैक्रॉन. ये इनके टेक्सटाइल्स बनते हैं जो कि होते हैं रिंकल फ्री. नेक्स्ट इज रबर. तो रबर जो है वो नेचुरल रबर भी हो सकता है और सिंथेटिक रबर भी हो सकता है. नेचुरल रबर जो ट्री से ऑब्टेन होगा, सिंथेटिक रबर में आपको थोड़ी सी उसकी केमिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि नेचुरल रबर हमारे ज़्यादा यूज़ का नहीं होता. अपने यूज़ के लिए बनाने के लिए हमें उसकी करनी पड़ती है वल्केनाइजेशन, जो कि एक प्रोसेस है जिसमें आप रबर को ट्रीट करते हो सल्फर के साथ और उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करते हो. सो सिंथेटिक रबर में आपके पास है नियोप्रीन, ब्यूना N एंड ब्यूना S. नेचुरल रबर जो है वो सॉफ्ट है और हाई टेम्परेचर पे, और ब्रिटल है लो टेम्परेचर पे, एंड इट शोज वेरी हाई वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी. वो सॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में और नॉन रेजिस्टेंट है टू द attack of oxidizing agents. To improve upon these physical properties, a process known as vulcanization. मैंने आपको बताया था, this is carried out and this process consists of heating a mixture of raw rubber with sulfur and appropriate additive at a temperature between 373 Kelvin to 415 Kelvin. सो नेचुरल रबर ये ट्रांसफॉर्म में इन मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट से बनता है. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये ब्यूटाडाइईन आपको हर रबर के कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा, और सेकंड कार्बन पे है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जिसको आप आइसोमिथाइल भी बोल सकते हो. आइसो पोजिशन इसकी होती है. तो ये नेचुरल रबर ट्री से हमें ऑब्टेन होता है. वल्केनाइजेशन की सल्फर इसमें ऐड करते हैं. सल्फर ऐड करने से क्या होगा, उसके ऐड करने पे क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं रिएक्टिव साइड पे. जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है वो क्रॉस लिंक बना देगा और रबर को स्टिफ कर देगा. इसके मैन्युफैक्चर में अगर आपको टायर रबर बनाना हो तो 5% सल्फर आप यूज कर सकते हो एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट. जो प्रोबेबल स्ट्रक्चर है वल्केनाइज्ड रबर मॉलिक्यूल्स के, उनको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो. जैसे कि आपके पास जहाँ पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको वो तोड़ के जो कार्बन एटम्स हैं उसमें से डाइसल्फाइड लिंकेज शो कर देता है. दो सल्फर आपस में उसको लिंकेज शो कर देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड वल्केनाइज्ड रबर. इसी क्रॉस लिंक्स की वजह से वो स्टिफ हो जाता है और हमारे पर्पस के लिए फिट बैठता है. देन इज नियोप्रीन, जिसमें जो नेचुरल रबर है उसमें आपने आइसोप्रीन देखा था.
आइसो जो सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होता है वो नेचुरल रबर का कॉन्स्टिट्यूएंट है या मोनोमर है। जो नियोप्रीन है उसमें सेकेंड पोजीशन पे अब CH3 ग्रुप नहीं है, क्लोरीन है, तो दिस बिकम्स क्लोरोप्रीन और इसी की पॉलीमराइजेशन से ऑब्टेन होता है नियोप्रीन। सो नेक्स्ट इज ब्यूना N। ब्यूना N में N इज फॉर दिस नाइट्राइल, राइट और मैंने आपको बताया था ब्यूटा 1,3 डाइईन आपको हर रबर में मिलेगा। सो ब्यूटा 1,3 डाइईन और एक्राइल और नाइट्राइल की फ्री रेडिकल इमल्शन पॉलीमराइजेशन से आपको मिलता है ब्यूना N। ये 1,2 ब्यूटा डाइईन एडिशन ग्रुप से, ये विनाइल ग्रुप से एडिशन। विनाइल होता है जब C डबल बॉन्ड C हो और साथ में उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूशन हो, तो ये विनाइल ग्रुप है। विनाइल पे आपके पास सब्स्टिट्यूशन है। एलाइल होता है जब C डबल बॉन्ड C पे उसके बाद अगर ये होता है तो ये एलाइल ग्रुप हो गया। थर्ड कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन है वी कॉल इट विनाइल, राइट। देन इज दिस ब्यूना N, आपके पास जो रबर के नट बोल्ट्स होते हैं दे आर मेड ऑफ ब्यूना N। ब्यूना S में S इज फॉर स्टाइरीन। स्टाइरीन जो है दैट इज बेंजीन के ऊपर जब आपका C डबल बॉन्ड C ग्रुप प्रेजेंट हो वी कॉल इट स्टाइरीन। तो जब ब्यूटा 1,3 डाइईन जो कॉमन सब्स्टिट्यूएंट है हर रबर का, उसमें अगर स्टाइरीन प्रेजेंट है सो वी कॉल इट ब्यूना S और ये बन जाएगा स्टाइरीन ब्यूटा डाइईन रबर। और इसका यूज जो है वो जैसे रबर शीट्स बनाने के फॉर्म में यूज होता है। नेक्स्ट इज बेकेलाइट जो कि फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड को मिला के पहले आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल ऑब्टेन होता है और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल प्रिपेयर होता है। इसमें जो कैटलिस्ट है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द पाउडर्ड फॉर्म एंड वी यूज डिस्टिल्ड वाटर एज अ मीडियम एंड टेम्परेचर शुड बी अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हीट जो प्रोवाइड करनी है दैट इज 180 कैलोरीज पर ग्राम। अब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होएगा, ये मिथाइल अल्कोहल ग्रुप अटैच होगा, उसके बाद ये जो फॉर्म है सिंगल वाली लेयर, अगर ये 1D में होगा तो उसको नोवोलैक बोलते हैं, लेकिन अगर ये 3D में होगा तो ये पूरा 3D स्ट्रक्चर को बेकेलाइट बोलते हैं। जो 1 डायमेंशन में एक लीनियर चेन बनेगी, नोवोलैक का यूज होता है पेंट्स में, लेकिन बेकेलाइट का यूज होता है कोम्स में और जो भी हार्ड मटेरियल स्विचेस वगैरह बनाने के लिए यूज होता है बेकेलाइट। सो जैसे कोम बनाने के लिए हम यूज करते हैं बेकेलाइट। नेक्स्ट इज मेलामाइन, जिसमें मेलामाइन कैसे बनता है, जब आपके पास ऑल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन लगाइए, ऑल्टरनेट पे कार्बन लगाइए और जहां जहां कार्बन लगाया है वहां वहां NH2 ग्रुप अटैच कर दो एंड यू अटैच दिस टू दिस फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये रेजिन पहले आपस में अटैच होके उसके बाद आपको जो पॉलीमर बनाएगा दैट विल बी कॉल्ड मेलामाइन और इसकी क्रॉकरी बनती है। आपने कई प्लेट्स के पीछे भी आप देख सकते हो मेलामाइन क्रॉकरी उस पे लिखा होता है। देन लास्ट टॉपिक इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, वो पॉलीमर्स जिनकी डिग्रेडेशन हमारे एटमॉस्फेयर में हो पाती है। जैसे कि इसके 2 एग्जाम्पल हैं PHBV एंड नायलॉन 2 नायलॉन 6। PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट beta hydroxy valerate. This is butyrate is for 4 carbon atoms and valerate is for 5 carbon atoms. ये common names use होते हैं। तो इसमें इन दोनों को यूज करके इनका जो पॉलीमर ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड PHBV और इनको यूज किया जाता है कैप्सूल्स की बॉडी, जो मेडिसिन होती है हमारी, उनमें
ताकि हम उनको अगर इनगल्फ करें तो वो हमारी बॉडी में डिग्रेड हो जाएं। और दूसरा है नायलॉन 2 नायलॉन 6, जिसमें नायलॉन 2 बिकॉज दिस कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स, तो ग्लाइसिन है आपके पास, और नायलॉन 6 दिस कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स इन टोटल। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे, एसिड में से जाएगा OH एंड अमीन में से जाएगा H, और ये CONH आपके पास अमाइड लिंकेज वाले, जैसे नायलॉन में हमने किया था पॉलीअमाइड, तो वैसे ही अमाइड लिंकेज इसमें बनेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एसिड और अल्कोहल मॉलिक्यूल मिल रहा है, जिसमें से अल्कोहल में से H और एसिड में से OH आप रिमूव करा के आपस में इनको ज्वाइन कराओगे। सो ये है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जैसे मैंने आपको बताया, कैप्सूल की बॉडी बनाने के लिए भी काम आता है। इस चैप्टर में हम इतना ही करते हैं। आपको इसमें से मेनली पूछा जाता है मोनोमर्स, किसी भी पॉलीमर के मोनोमर्स और उनके जो स्ट्रक्चर्स है, जब वो ज्वाइन करके पॉलीमर बनाएंगे, पॉलीमर के स्ट्रक्चर देख के आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा पॉलीमर है। इस चैप्टर में इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।